Students, so welcome back to our channel all about NCRT, and today we are going to have our crop production and management part 5, in which we will see production from weeds as well as harvesting and storage will we will see, and then we will going to have NCRT questions also. These all NCRT exercise we are going to have, dear children, so you have to see the video till the end. So let's start the session with protection from weeds. Bujo and Pehli went to a neighboring wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. तो बूजो और पहली जो है वो अपने नेबरी मतलब उनके नेबर में ही कोई वीट की फील्ड होगी, वहाँ गए थे और उन्होंने देखा कि भाई वीट की जो क्रॉप है वो तो ग्रो हो ही रही है, लेकिन साथ में उनके पास कुछ अलग अलग छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं. तो अब वो कह रहा है भूजो, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. क्या ये जो अदर प्लांट हैं छोटे छोटे, ये भी इन्होंने किसी मकसद के लिए उगाए हैं, किसी कारणवश उगाए हैं. तो इन द फील्ड मैनी अदर इन अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. तो जो है हमारा जो फील्ड होता है उसमें बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट, अनडिज़ायरेबल यानी कि डिज़ायरेबल का मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, और अगर आपकी इच्छा नहीं है उसे हम कहेंगे अनडिज़ायरेबल. ओके, जो हमें पाना है वो डिज़ायर है हमारी, लेकिन जो हमें नहीं पाना है वो अनडिज़ायरेबल है. तो ये प्लांट खुद ही ग्रो हो जाते हैं, हमें चाहिए नहीं है प्लांट लेकिन खुद ही ग्रो हो जाते हैं, और ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स. अब आ रहा है द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. जो रिमूव करते हैं हम जब वीड, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस weeds complete the crop plant for water, nutrient, space and light. तो रिमूवल ऑफ वीड की जो प्रोसेस होती है हमने बताया वीडिंग, लेकिन जो वीडिंग होती है बहुत नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं इनका कुछ काम नहीं है, कुछ दे भी नहीं रहे हमें, लेकिन क्रॉप प्लांट जिस क्रॉप को हम इतना अच्छे से पानी दे रहे हैं, इतना अच्छे से सनलाइट आ रही है, सब चीज़ आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, डिफरेंट मैन्योर्स आ रहे हैं, इन सब के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले रही है अपने साथ ही, जबकि वीड्स हमें कुछ नहीं दे रही है, लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब ले रही है. ठीक है, अब देखो, डज दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप. और ऐसे में वो ग्रोथ जो क्रॉप की हो रही है उसको भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके आधे न्यूट्रिएंट तो वही खा रहे हैं. उसके बाद फिर सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. अब कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स कट करते होते हैं तो कभी कभी वीड्स भी चले जाते हैं साथ में, लेकिन जब वीड्स होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग्स विच कंज्यूम दीज ग्रेन्स. अब आता है हमारा फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड. तो फार्मर्स ने तो बहुत सारे मेथड अडॉप्ट किए कि कैसे वो जो वीड्स है उनको रिमूव करें और उनकी जो ग्रोथ हो रही है लगातार उसको कंट्रोल करते हैं. हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें पहले टिलिंग होती थी और पहले बार बार जो सॉइल था उसको बार बार हम पलटते रहते थे. तो ये जो प्रोसेस होती थी इससे हमारी जो वीड्स हैं वो किल हो जाती हैं, वो इतनी ग्रोथ नहीं होती उनकी, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. जो बाद में ड्राई हो जाती हैं और सॉइल के साथ ही मिक्स हो जाती हैं. और द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड. रिमूवल ऑफ वीड्स के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो तभी होता है जब वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है. फ्लावर और सीड के जर्मिनेशन के पहले का जो समय होता है वो वीड्स को काटने का बेस्ट समय होता है. अब द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ सीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. मैनुअल रिमूवल, मैनुअल शब्द का अर्थ समझो, यानी कि हाथ से ही निकालना है उन सीड्स को. अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, या तो बिल्कुल ज़मीन से लगा के नीचे ऐसे कटिंग करते हैं, ये मेथड होता है मैनुअल रिमूवल का. अब है दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ कुड़पी. कुड़पी के द्वारा किया जाता है. कुड़पी एक टाइप का वो होता है कपड़ा टाइप का,
उसके बाद अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड। हमने सीड ड्रिल के बारे में पढ़ा था। सीड ड्रिल एक ट्रैक्टर होता है, उसमें सीड्स डालते हैं, वो अच्छे से सीड को सो भी कर देता है और ऊपर से मिट्टी को फिर से लगा देता है ताकि सीड अंदर तक बिल्कुल अच्छे से चले जाए। ये सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल भी यूज होता है वीड्स को अप्रूट करने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय सोइंग यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड को हम छोटे से केमिकल्स जो होते हैं उनको डाल के भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे केमिकल्स को हम लोग कहते हैं वेडीसाइड्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेडीसाइड्स कहते हैं। लाइक 2,4-D जो है एक टाइप का वेडीसाइड है। वेडीसाइड, इनका नाम ही वेडीसाइड है, मतलब वीड्स को कट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेडीसाइड्स। आपने पेस्टिसाइड्स भी सुना होगा, इंसेक्टिसाइड्स भी सुना होगा। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड पेस्ट यानी कि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स का तो काम ही वही है क्योंकि वो भी तो इंसेक्ट के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते वेडीसाइड्स, ये सिर्फ वीड्स कह रहे हैं। वेडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर। ये वाटर के साथ अच्छे से मिक्स भी किया जाता है, डाइल्यूट किए जाते हैं टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रे। और फील्ड में स्प्रे करे जाते हैं किसकी मदद से? स्प्रेयर की मदद से। अब हमारे पास आता है यहाँ पे Do weedicides have any effect on person handling the weedicide sprayer? अब बूझो बड़ा क्यूरियस होता है हर टाइम, तो उसने इस बार ही हमसे पूछ लिया क्वेश्चन। भाई चलो मान लिया कि वेडिसाइड हमारी क्रॉप को ख़राब नहीं करते, लेकिन जो पर्सन वेडिसाइड को छिड़क रहा है क्या उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली वेडिसाइड जो है हमारे केमिकल से मिक्स होके बने हैं, तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेंगे पर्सन में जो उसको हैंडलिंग कर रहा है, क्योंकि केमिकल्स अगर उसके माउथ या नोज़ के माध्यम से अंदर जाते हैं तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और साथ में स्नीजिंग जिसको हम बहुत छोटी सी चीज़ समझते हैं, स्नीजिंग कैन ऑल्सो कॉज डेथ इफ़ इट इज़ एक्सटेंडेड सो मच। सो जो वेडीसाइड्स वगैरह होते हैं, जो पर्सन्स को हैंडल कर रहा होता है उसको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी इसमें भी लिखा है एज ऑलरेडी मैंशन दैट वेडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। पहले भी बताया गया था यहाँ पे कि ये वेडीसाइड तभी स्प्रे किए जाते हैं जब वीड्स ने अपने वीड्स के सीड जर्मिनेट नहीं हुए होते हैं और फ्लावर्स नहीं आए होते हैं, तब डालते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वेडीसाइड्स मेक इफेक्टेड द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। वेडीसाइड्स का स्प्रे करना जो फार्मर्स की हेल्थ है उसको ऑब्वियसली इफेक्ट कर सकता है। केमिकल्स आर देयर, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। उन्हें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज और माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, either a piece of cloth or a mask they can wear, which is more nice and comfort then during spraying these chemicals। अब आ जाते हैं 1.8 हार्वेस्टिंग में। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स खत्म हो गया, इसमें हमने पढ़ा वेडिसाइड्स के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि फार्मर्स को खास ध्यान रखना चाहिए जब वो वेडिसाइड स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। दे शुड कवर देयर नोज बाय मास्क, उसके बाद या पीस ऑफ क्लॉथ। एंड देन हमने कहा कि मैनुअल शोइंग में या तो हम पूरा ज़मीन से लगा के काट रहे हैं या फिर खुरपी की मदद से उचेड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये जो प्लांट ग्रो होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं इनको हम वीड्स कहते हैं, और ये बहुत पॉइजनस होता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अब आ जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो होती है क्रॉप की बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी क्रॉप फुल्ली ग्रोन हो जाती है तब जब आप क्रॉप को कट करते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें जो आपकी क्रॉप होती है वो पुल्ड आउट होती है, यानी कि उसको पूरा अच्छे से निकाल लिया जाता है, और इट टेक्स यूजुअली 3 to 4 months लगते हैं क्रॉप को फुल्ली ग्रोन होने में। हार्वेस्टिंग इन आर कंट्रीज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल आपने देखी होगी, धतूरी टाइप की होती है, उससे भी काटते हैं। ये आपको दिखाई भी गई है यहाँ पे पिक्चर, ये सिकल की ऐसी ही होती है सिकल। और फिर और अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर एक मशीन भी होती है, उससे भी कट होता है। देन इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड।
ग्रेन्स जो आपके उगे हैं, बाकी तो प्लांट है ना, ग्रेन्स मेन है, वही तो हमें खाना दे रहे हैं, तो ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है फ्रॉम द क्लाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग को कहते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन एक मशीन होती है। अब किस चीज़ की कंबाइन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों की कंबाइन है, विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये देखो कंबाइन की फोटो भी दिखाई गई है, ऐसी दिखती है, देख लो सब लोग, ऐसी दिखती है। आप कहते हैं, देखते हैं भूजी क्या कह, सॉरी ये पहली क्या कह रही है, अब देखते हैं जरा, पहली को भी बहुत ज़्यादा वो होती है ना, क्यूरियोसिटी। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, कभी कभी स्टब्स रह जाते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े टाइप के, विच आर बर्न्ड फाइव फार्मर्स, फार्मर्स उन्हें बर्न कर देते हैं। पहली इज वरीड, पहली बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लग गई, बहुत ज़्यादा चिंता में है। शी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, उसको पता है कि ये एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलेगी। इट में ऑल्सो कैच फायर, और फायर भी कैचअप कर सकता है, जला भी सकता है। सो एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड, और जो क्रॉप फील्ड में ग्रो भी हो रही है ना दूसरा फील्ड में, वो भी वो डैमेज कर सकता है। Farmers with small holding of land do not separate the grains and chaff by winnowing. डू द सेपरेशन ऑफ, ओके। तो जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास छोटा सा ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उसमें ही अपनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो भाई उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंबाइन मशीन खरीद के लाए। वो क्या करते हैं, वो ग्रेन का सेपरेशन क्लाफ से कैसे करते हैं, विनोइंग के प्रोसेस से करते हैं। विनोइंग कैसी प्रोसेस होती है, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ना विनोइंग प्रोसेस के बारे में। विनोइंग क्या होती है, हम ऐसे ऐसे उछालते हैं हवा में उन ग्रेन्स को, क्लाफ्स को उछालते हैं, ग्रेन्स अपना आप सेपरेट हो जाते हैं एयर में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ये क्लास 6 में भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये विनोइंग मशीन है, देख लो, वैसे तो सबने देखी होगी, क्लास 6 में भी हमारा चैप्टर था इससे रिलेटेड। अब आता है यहाँ पर एक गोल्डन बॉक्स टाइप का था, येलो बॉक्स, जिसमें लिखा था हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स, ठीक है। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क, देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। तो 3-4 months के होते हैं, पूरी मेहनत करी, पूरी अच्छे से क्रॉप उगाई, उसके बाद जब एक दिन आता है जिस दिन हम लोग क्रॉप काटते हैं अपनी फुल्ली ग्रोन, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, इतनी अच्छी अच्छी क्रॉप ग्रो हो रही है, लेडन विद ग्रेन्स, यानी कि पूरी ग्रेन्स से भरी है। फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय, क्योंकि फार्मर्स ने इतनी मेहनत करी है, अब उनकी क्रॉप बिकेगी, उनको पैसा मिलेगा, तो वो बहुत खुश होते हैं इस बात को लेके। And the sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus a great joy and happiness in all part of India. तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए होते हैं इन फ्रूट्स या क्रॉप्स को ग्रो करने में, अब उनका टाइम है रिलैक्स होने का, क्योंकि अब उन्हें पैसा मिलेगा। और फिर द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट उनके लिए इतना जॉय का समय होता है, इंडिया में स्पेशली इट इज़ वेरी मच enjoyed, and men and women celebrate it with the great enthusiasm, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट, हार्वेस्ट से एसोसिएटेड कुछ फेस्टिवल भी हैं, जैसे बैसाखी आ गया। बैसाखी कब आता है हमारा, बैसाखी हमारा अप्रैल में ही आता है ना, अप्रैल में बैसाखी आता है। फिर होली हमारा कब आता है, होली मार्च साइड में आता है। दिवाली कब आता है, दिवाली नवंबर या अक्टूबर में आ जाता है, ठीक है। और नव्यान और बिहू, ये भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अब हमारे पास आते हैं स्टोरेज। हमने पढ़ लिया हार्वेस्टिंग के बारे में, हमने पढ़ा कैसे हार्वेस्टिंग होती है। जो फार्मर्स के पास बिग लैंड होता है, दे यूज़ कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन किसकी मशीन होती है, हार्वेस्टर और
थ्रेशर दोनों मशीन का कंबाइन होता है वो। और विनोइंग हमारी जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास छोटे लैंड्स होते हैं वो विनोइंग यूज़ करते हैं। और पहली ने फिर हमें ये भी जानकारी दी कि जो स्टब्स बच जाते हैं फार्मर्स उन्हें जला देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में। बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल एसोसिएटेड होते हैं, जैसे बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नब्यान या हो गया और बिहू हो गया। तो ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि फार्मर्स को बहुत जॉय और उनका इतनी खुशी होती है कि उनके सारे क्रॉप्स इतने फुल्ली मैच्योर ग्रो हो गए हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। अब हम आते हैं स्टोरेज में, क्योंकि स्टोरेज में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। भाई क्रॉप तो ग्रो कर दी और एक साथ इतनी ज़्यादा क्रॉप ग्रो होती है, स्टोरेज इज़ नेसेसरी। क्रॉप हमारी ख़राब ना हो, उसमें कीड़े ना लगे, उसमें पेस्ट ना लगे, इस सारी चीज़ों की भी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। तो लेट्स सी दैट फार्मर क्या करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो भाई उसकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होती है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। जो हमारे हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको मॉइस्चर से बिल्कुल सेफ रखना चाहिए। भाई पानी वानी नहीं गिरना चाहिए उसमें, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो फंगस लग जाएगा। फिर इंसेक्ट जो हमारे उनसे दूर रखना चाहिए, रैट्स जो चूहे होते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फंगस, फंगाई एंड मैनी आर देयर लाइक if I am telling you so many microorganisms are there. For example, in curd, the lactobacillus microorganism. We will learn this into our further chapter, which is microorganism friend and foe, our second chapter of class 8th NCERT book. सो अब वो क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रखो। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर हैव मोर मॉइस्चर, क्योंकि भाई पूरा पानी में ही तो हो गया है, वो मॉइस्चर तो हो गई। इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। लेकिन ये तो इफ़ द फ्रेशली, अगर तुमने जो फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स हैं जिनको अभी अभी काट के लाए हो वो क्या कहते हैं उसी समय भी विदाउट ड्राइंग, मतलब सुखाया भी नहीं और ऐसे ही रख दी, तो क्या हो जाएगा, they may get spoiled or attacked by organism making them unfit for use or the germination. Seeds, grains जो हमारे होते हैं जो हम फिर से लगाने वाले होते हैं, अगर तुमने उसे बिना सुखाए रख दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे जो बिल्कुल सही नहीं है तुम्हारी क्रॉप को ग्रो होने के लिए। तो ये बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगी क्रॉप, जो आपने जो सीड्स है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। अब वो जो जर्मिनेशन है उसके लिए भी अच्छी नहीं होगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तभी जब वो पूरे निकाले जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद तो उन्हें अच्छे से सन में सुखाया जाता है ताकि उसमें जो मॉइस्चर की कंटेंट है, जितना मॉइस्चर वो कंटेन करते हैं वो सब कम हो सके। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। मैंने जैसे कि बताया था फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह के बारे में, तो यही हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पहली की बात में। आई सॉ माई मदर पुटिंग द ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। आई वंडर वाई। तो जो ड्राइड नीम लीव्स होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि नीम लीव्स आर वेरी वेरी बिटर इन टेस्ट, और कोई भी पेस्ट ये नहीं चाहेगा कि वो भाई नीम लीव्स जहाँ पर रखी है वहाँ पर आए जिसमें इतनी बदबू सी आ रही है, इतनी बिटर है टेस्ट में, तो इसलिए नीम लीव्स रखी जाती है। उससे आपकी जो वीट और बाकी सब चीज़ें होती हैं वो सेफ रहती हैं। अब आ जाते हैं हम इधर सॉइल स्टोर्स फॉर ग्रेन्स, आप देख सकते हैं इधर। और अब आता है हमारा फूड फॉर एनिमल्स, ये है हमारा इधर। अब तो मिल्क की सोर्स क्या होती है, काउ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, ऐसे ही हमें 2-3 और प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे भी है। अच्छा भाई यहाँ पे भी है, अभी हम कहाँ पे पहुँच गए, फूड फॉर एनिमल्स में, यहाँ पे भी है भाई
फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। फार्मर जो होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स टाइप के होते हैं, उन्हें जूट बैग में स्टोर करते हैं। एंड मेटालिक बिन्स में जो आपने देखे होंगे ना, इतने बड़े बड़े बिन्स होते हैं मेटालिक के, लोहे के भी होते हैं। एंड आई हैव सीन ऑफ टिन्स ऑल्सो। ओके, हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलॉस। आप इधर देख लो, साइलॉस का इधर रखे जाते हैं सब। एंड ग्रैनीज टू प्रोटेक्ट देम, गार्डनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट कीड़े मकोड़े, लाइक इन रैट्स, जो हमारे चूहे होते हैं, एंड इंसेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं फिगर 1.10। अच्छा ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो ड्राई नीम लीव्स होती हैं, ये तो घर में अगर कोई स्टोर कर रहा है उसके लिए बेस्ट है। फिर ये कह रहा है फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजर। अगर उन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करें तो केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। ग्रेन्स एंड बिग गोडाउन्स होते हैं बड़े बड़े, और क्योंकि उन्हें हमें पेस्ट से प्रोटेक्ट करना होता है, माइक्रो ऑर्गेनाइजम फंगस से भी प्रोटेक्ट करना होता है, मॉइस्चर का कंटेंट कम होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे फूड फॉर एनिमल्स। After completing table, you must have seen that like plants, animal also provide us different kinds of food. हमें तो पता है ये जो plants, animals होते हैं वो हमें different kind of food provide करते हैं. Many people living in coastal areas consume fish as a major part of their life. As this in the previous chapter, you have learned that food that we obtain from plants ये तो आपने क्या कह रहे हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। और मैनी पीपल जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो फ़िश ही कंज्यूम करते हैं एज द मेजर पार्ट ऑफ डाइट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर फ़िश ही मिलती है। अब वो बोल रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में अपने पढ़ाई था प्रीवियस क्लासेस में, 6th 7th हो गई। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने जो फूड होता है वो जो ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, उसके बारे में पढ़ा था। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involves the number of steps like collection of seed, growing, sowing, etc. तो ये कह रहा है कि हमने देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड करती है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग हो गया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, मैनी वेज आर देयर, राइट। अब देखो इधर, सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। ऐसे ही एनिमल्स जिनको हम पालते हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, इनको भी अच्छी तरह रखना होता है घर में या फार्म्स में, और इनको भी सारा प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना होता है, अच्छे से शेल्टर देना होता है। और ये जब हम बहुत बड़े नंबर में करते हैं, इन चीज़ को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सो हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी पढ़ लिया। अब है फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोल्ड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। अब कह रही है पहली कि जो फ़िश है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, बट वी शुड नॉट ईट फिश। हालांकि कोल्ड लीवर ऑयल इज़ वेरी गुड विच इज़ रिच इन विटामिन डी, बिकॉज किसी एनिमल्स को आप खा रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर ईटिंग फिश इज़ वेरी गुड सोर्स, इट इज़ हैविंग वेरी much protein in it, and also the cod liver oil which is made from fish is rich in vitamin D. So obviously I'll recommend you that. Okay, so now we are having some keywords like agriculture practices. We have learned already that they are like preparation of soil we are doing, sowing we are doing, then these all things that we are preparing things, and agriculture, these all things are associated with farming. Okay, animal husbandry that we have already done. When we rear the animal, we have to give them proper shelter, proper food for their living, and these all things, when they are done in the large scale, they are called animal husbandry. Then crop when we grow the plants, and when we grow the same kind of
same kind of plant, we can say, in a large scale in the same field, we call that as crop. Then fertilizer, if you talk about fertilizers, are certain chemicals which are used to grow the plant very quickly and to you know ग्रोथ को बढ़ा दें उसकी. देन ग्रैनिनारीज जो होते हैं फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटीज, दे आर यूज. देन हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द crop when it is fully mature or fully grown. Then we are having irrigation of a process in which water is transferred to the field by narrow pipes or nozzles. Then we are having kharif is a crop which is grown in rainy seasons. Okay, then we are having manure is a decomposing material which is made from cow dung, animal waste, feces, etc. Then plow is an instrument which is used for uprooting the field or tilting the field. Then rabi are the crops which are grown in the winter season. Then we are having seeds are used for germinating the crop, and as well as seeds are provided by the plant only. Then we are having silo, it is used for storing the grains in large quantities. Then we are having sowing is the process of putting the seeds in the soil and covering it with mud again. Storage, again I'm telling you, storage where grains are stored in large quantity, how to keep the grains to keep them away with the microorganism, pests and insects. Then threshing, we are having, what is threshing process, already I have told you, the separation of grains, seeds from the seeds from the crop, that is known as threshing. Then we are having weeds are the unwanted plants that grow along the crop. Okay, then we are having weedicides, these are the chemicals used to remove the weeds. Then we are having winnowing is a process in which also the grains are separated. Usually farmers having short piece of land use winnowing method. Here we are done. Now we will learn what you have learned. Okay, in order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. Same kind of plant cultivated at a place constitute a crop. In India, crops can be broadly categorized into two types based on seasons: rabi and kharif crop. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plows and levers are used for this purpose. Sowing of seed at appropriate depth and distance give you good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously, and introduction of new crops varieties. Supply of water to a crop at appropriate interval is called irrigation. Weeding involves the removal of unwanted uncultivated plants called weeds. Harvesting is a cutting of mature crop manually or by machines. Separation of grains from chaff is called threshing. Proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. Food is also obtained from animals for which animals are reared, and this is called animal husbandry. Okay, now exercise, we are having the same kind of plant grown and cultivated on large scale at a place is called what? At the large scale, we will show you the NCERT questions. Also, we will give you some time to take the screenshot. You can do it from that also. But here I am discussing with you. Okay, the same kind of plant grown and cultivated on a large scale is called. तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉप. क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे. ठीक है, आई एम राइटिंग हेयर बिकॉज उसका तो स्पेस है ही नहीं. इधर देख लो, क्रॉप कहेंगे. ठीक है,
अब देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है. नेक्स्ट आई एम चूजिंग द कलर विच इज अप्रोप्रिएट. ओके, यस. First step before growing the crop is प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. आपने देखा होगा ना. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे डैमेज सीड विल डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. व्हाट दे विल डू. डैमेज सीड हमेशा क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर में, राइट. उसके बाद फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल आर नेसेसरी. ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल आर नेसेसरी. उसके बाद हमारा आ जाता है मैच द फॉलोइंग. खरीफ क्रॉप किसके साथ मैच होगी. फूड फॉर कैटल, यूरियन को सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, वीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज. किसमें होगा, सोचना पड़ेगा ना. खरीफ क्रॉप ऑब्वियसली पैडी एंड मेज. ओके, क्योंकि पैडी को बहुत पानी चाहिए होता है. ओके, एंड वीट जो होता है बहुत कम पानी टॉलरेट कर पाती है. तो पैडी एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स. आई विल शो यू द आंसर. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम एंड पी, केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, सुपर फॉस्फेट. और फिर हमारे पास है ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा होगा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट. ओके, we have done this and only we have अच्छा ये एनिमल एक्सक्रीटा वाला का हो गया. केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया कर दिया. लेकिन जो फूड फॉर कैटल है वो एक एक्स्ट्रा आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है. फिर आपके पास गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच. खरीफ क्रॉप्स का भी एक एग्जाम्पल देना है, रबी क्रॉप्स का. खरीफ क्रॉप्स का क्या होगा, ऑब्वियसली आई एम गिविंग यू मेज एंड पैडी ऑल्सो. Then rabi crops ka you are having wheat also, then pea also. Okay, write a paragraph on your own words. Preparation of soil, sowing, weeding and threshing. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या पैराग्राफ लिखेंगे. जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है वो पहला मैथड होता है, दिस फर्स्ट मैथड बिफोर sowing and in which the soil is nicely uprooted so that the weeds are killed and also they are mixed with the soil. And then preparation of soil is very necessary because the nutrient rich soil come in the top layer. Then sowing, if we say, the sowing is very necessary. It helps in seed germination and it is done by seed drill or it is done by the traditional method. Then we are having weeding. Weeding is a process of removal of weeds from the crop. Weeds are the unwanted plants which grow along the crop. They complete their nutrients from the crop like water, sunlight and nutrients. And also weeds are removed from herbicides also. Now farmers have to take their good care, so they have to wear the masks while spraying these herbicides. Then threshing is the process of separation of grain from the chaff is called threshing. Now explain how fertilizers are different from manure. Fertilizers, what are they? They are the chemicals like urea and sulfur, and manure are the decomposing materials which are made from animal excreta, feces and animal waste, cow dung, etc. Then fertilizers are made in factories and manures are prepared traditionally by farmers. It is prepared by its own self also. And then if we talk about fertilizers again, so fertilizers are absorbed very quickly and more by soil, lekin manures they are consumed very less by the plant. And then if we talk about fertilizers, I am showing where this answer is also, because you children, this answer is already in your book.
So I am telling till here only. Then what is irrigation? Describe two irrigation which conserve water. So irrigation is the process of supplying water to the field. Then two method are traditional method और एक है हमारा दूसरा जो कि है मॉडर्न वेज ऑफ मेथड, जिसमें आपका आ जाता है स्प्रिंकलर मैथड और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर मैथड में नॉजल्स लगे होते हैं मिनट में, जिससे वाटर स्प्रिंकल होता है, इसमें वेस्टेज होती है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन मैथड में आपके नीचे से पाइपलाइन लगी होती है, नैरो पाइप्स होते हैं जिससे आपका वाटर ट्रांसफर होता है। इसमें आपकी वाटर की वेस्टेज बहुत कम होती है। उसके बाद फिर हमारा ट्रेडिशनल वाले में डेखली हो गया, मोट हो गया, बहुत सारे अलग अलग मैथड्स हैं। इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन डिस्कस। अगर वीट को खरीफ सीजन में उगाते हैं सो इट कैन नॉट टॉलरेट सो मच वाटर और वीट क्रॉप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। इफ द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ crop in the field is there, so soil will lose the nutrients which it is having, because crop takes nutrients from the soil for growing. What are weeds? How we can control them? Weeds are the unwanted plant which grow on crop along with them. We can control them by spraying weedicides or by traditionally removing them with the kurpi or sickle. Okay, cutting them in the ground. Okay, then we are having arrange the following boxes in proper order to make the flow chart. sugar cane propagation. अच्छा ठीक है। प्रोडक्शन सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ये पहला मेथड दिया है। इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड और मैन्योरिंग। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट, देन प्लोइंग द फील्ड सेकेंड, देन आपका थर्ड मेथड आएगा सोइंग, देन यू हैव मैन्योरिंग, देन यू आर हैविंग इरिगेशन, देन यू आर हैविंग हार्वेस्टिंग, और इसके बाद लास्ट स्टेप सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। नाउ वी आर हैविंग कंप्लीट द फॉलोइंग पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, नंबर 1 irrigation, keeping crop grains for long time under the proper conditions, so yes, storage, certain plants of same kind are growing on the large scale crop, a machine used for cutting matured crop which is harvester, or you can say combine, which is combine of thresher and harvester। लेकिन जो मशीन यूज़ होती है मैच्योर क्रॉप को कट करने के लिए, उस मशीन को हम हार्वेस्टर कहते हैं और हम उसे सीड ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी सीड ड्रिल नहीं, सॉरी सिकल। हाँ, रबी क्रॉप इज ऑल्सो दैट इट इज़ यूज वन ऑफ द पल्सेस। तो ऐसी क्रॉप जो है पल्सेस भी है। देखते हैं, नंबर 4 है। ओके, जी से शुरू होता है, ग्राम। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम क्लाफ, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आपको करना है सो सम सीड्स इन द सॉइल एंड अरेंज टू वाटर them by drip irrigation, observe daily, do you think it can save water, note the changes in the seed, ये आपको खुद करना है। collect different types of seeds and put them in the small bags, label them, ये भी खुद करना है। एक्टिविटीज़ हैं, बहुत फन लेना है आपको इसका। collect pictures of some other agriculture machines and paste them in a file, write their names and uses। project work, visit a farm, nursery or garden nearby, gather the information about the importance of seed collection and method of irrigation। अब आ जाता है एनसीईआरटी फोल्डर में। डियर चिल्ड्रन, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आप फटाफट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे आंसर्स दिख गए होंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इधर तक ले लिया हो तो मैं डाउन अप करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आप ले लीजिए, और यहाँ पर अच्छे से आप इसको भी कवर अप कर लीजिए। तो बेसिकली अभी आपको अच्छे से इसको दिख जाएगा। आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर का ले लीजिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। आई थिंक आपने ले लिया होगा इसका अच्छे से। Thank you dear children for watching this video, and I enjoyed really in this session. We have discussed very important things. Today's session we have discussed
protection from weeds, harvesting, storage, food for animals, and also the NCERT questions. So do well in your studies. Always watch all about NCERT for your all learning things, because we will make very better videos for you and the best videos for you, so that you can learn very nicely and also attempt all the questions by understanding them, not by just mug upping them. Okay, आपको mug up नहीं करना है things, you have to understand them. Okay, thank you for watching the video. Thank you.